हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास लर्न विद साक्षी का यह वीडियो हमारा आधुनिक इतिहास का अंतिम वीडियो है। इससे पहले हमने 4 वीडियो में संपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास को खत्म कर लिया है, जिसमें हमने यूरोपियों के आगमन से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक के टॉपिक्स को अच्छी तरह से कवर कर लिया था। आज हम स्पेशली आंदोलनों, क्रांतियों और सत्याग्रहों पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ PYQ है, कुछ खुद से बनाए गए प्रश्न हैं और प्रश्न ऐसे हैं कि जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको टॉपिक भी समझ में आ जाएगी। इसके बाद की वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं? इतिहास के ही टॉपिक्स देखना चाहते हैं, जैसे प्राचीन प्राचीन इतिहास या फिर मध्यकालीन इतिहास या फिर कोई और सब्जेक्ट की वीडियो देखना चाहते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में हमने 100 से ज़्यादा प्रश्न डाले हैं जो आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेंगे। अब एग्जाम के ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, इसीलिए सीरियस होकर हमारा टॉपिक्स को समझना और याद करना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है, गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया और 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। ये बिल्कुल सही है। उनका मानना था कि यदि भारतीय स्वेच्छा से ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग करना बंद करे तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 1 वर्ष के भीतर ढह जाएगा और स्वराज आ जाएगा। ये भी सही है। गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में यह बात लिखी थी कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और इसी सहयोग से चल भी रहा है। यदि भारतीय सहयोग से इनकार कर दे तो ब्रिटिश शासन 1 साल में खत्म हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी दिन, हालांकि यह सफल नहीं हुआ क्योंकि भारत आजाद नहीं हुआ उस समय। चौरी चौरा कांड हो गया, जिसके कारण उन्होंने यह आंदोलन को वापस ले लिया। जिस दिन यह आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी और उनके स्मृति में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा रुपए जमा हुए थे उस समय। हमारा दूसरा प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन। यहाँ स्वदेशी आंदोलन की का समय लिखा हुआ है। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर इस आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा समिति परिषद की स्थापना की गई थी। इसका ये भी सही है। बरिसाल के स्वदेश बांधव समिति ने इस आंदोलन में जन एकत्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भी सही है। इस आंदोलन का नेतृत्व केवल बंगाल तक ही सीमित रहा और भारत के अन्य हिस्सों में नहीं फैला। नहीं, ये गलत हो जाएगा। हमारा उत्तर हो जाएगा 1 और 2। ये क्यों सही हुआ ये देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, ये तो सही है, क्योंकि शिक्षा के साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में स्वदेशी नियंत्रण स्थापित करने के लिए 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1906 को अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति ने बरिसाल में जन आंदोलन खड़ा किया था। स्वदेश बांधव समिति, अश्विनी कुमार दत्त। बरिशाल में जन एकत्रीकरण किया था और 3 गलत है क्योंकि यह बंगाल से बाहर भी फैला था। बंगाल से बाहर स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, इसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। इसके अलावा दिल्ली में सैयद हैदर राजा, सैयद हैदर राजा। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लै और पुणे और बॉम्बे में तिलक ने। अब तीसरा सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में थे, जिन्होंने दिसंबर 1928 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया?
पहला है भगत सिंह, दूसरा चंद्रशेखर आजाद, तीसरा बटुकेश्वर राजगुरु, चौथा बटुकेश्वर। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने का आदेश स्कॉट ने दिया था, जिसे मारने की योजना भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने बनाई थी, लेकिन गलत पहचान के कारण सैंडर्स की हत्या हो गई। इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु सीधे शामिल थे। बटुकेश्वर दत्त इसमें शामिल नहीं थे। वे बाद में 8 अप्रैल 1928 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने में भगत सिंह के साथ थे। ये बम कांड में साथ थे, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। इसके अलावा हम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। पहले इसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। 1924 कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें सोशलिस्ट शब्द चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के प्रभाव से जोड़ा गया। इसी मामले को द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस कहा जाता है। द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस भी कहा जाता है, जिसके तहत 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। चौथा सवाल है, 1928 के बारदोली सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह आंदोलन प्रांतीय सरकार द्वारा भू राजस्व की दरों को 30% की वृद्धि करने के खिलाफ था। ये बिल्कुल सही है। इस आंदोलन की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये भी बिल्कुल सही है। के.एम. मुंशी लालजी नारंग ने आंदोलन के समर्थन में बॉम्बे विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। ये भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। क्यों? क्योंकि देख लेते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लगान में 22%, कहीं कहीं से प्रभावी रूप से 30 भी बताया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका कुशल नेतृत्व किया था। सरकार ने बाद में मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग का गठन किया, जिसने लगान वृद्धि को गलत मानकर इसे 6.3 कर दिया था। महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। इस आंदोलन में कस्तूरबा गांधी और मणिबेन पटेल ने भी भाग लिया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि गांधी जी ने महिलाओं की ओर से दिया था गांधी जी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अस्थायी रूप से स्थगित करने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा कराची अधिवेशन। मार्च 1931 में आयोजित कराची अधिवेशन में अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। इसी अधिवेशन में दिल्ली समझौते यानी गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी दी गई थी। इसी अधिवेशन में युवा क्रांतिकारियों जैसे भगत सिंह इत्यादि को फांसी से न बचा पाने के कारण गांधी जी का तीव्र विरोध हुआ था और उन्होंने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में देख लेते हैं। कराची अधिवेशन इतिहास में 2 और कारणों से अमर है। पहला कारण, पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। इसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। प्रारूप नेहरू ने तैयार किया था। और दूसरा कारण है, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। अगला सवाल है, एका आंदोलन जो 1921-22 के दौरान अवध के क्षेत्रों हरदोई, बहराइच, सीतापुर में फैला था का मुख्य कारण और इसके प्रमुख नेता कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा
जमींदारों द्वारा उच्च लगान कारण में और प्रमुख नेता मदारी पासी थे। एका आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसका मुख्य मुद्दा निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान वसूलना और ठेकेदारों द्वारा शोषण था। इसका नेतृत्व एक पिछड़े वर्ग के नेता मदारी पासी और सहदेव ने किया था। मदारी पासी और सहदेव ने किया था। यह आंदोलन कांग्रेस के अहिंसक सिद्धांतों से अलग होकर उग्र हो गया था। इसके अलावा अवध में ही इससे पहले 1920 में अवध किसान सभा के गठन 1920 में अवध किसान सभा का गठन बाबा रामचंद्र द्वारा प्रतापगढ़ में किया गया था। जिससे जवाहरलाल नेहरू का भी समर्थन प्राप्त था, परंतु एका आंदोलन के धार्मिक अनुष्ठानों ने इसे विशिष्ट बनाया। जैसे कि इस आंदोलन में लोग गंगा की सौगंध खाकर लोगों ने यह कहा कि लगान हम नहीं देंगे, अर्थात उन्होंने लगान न देने का संकल्प लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने के समय भारत का वायसराय कौन था और उसने इस आंदोलन को दबाने के लिए कौन सा गुप्त सैन्य ऑपरेशन चलाया? इसका उत्तर हो जाएगा 2। हमने सवाल में 2 फैक्ट को कवर किया है। एक तो उस समय वायसराय कौन था और दूसरा कौन सा सैन्य ऑपरेशन चलाया गया था। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो और ऑपरेशन जीरो आवर था। 9 अगस्त 1942 की सुबह जैसे ही आंदोलन शुरू होना था, ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं जैसे गांधी जी, नेहरू, पटेल, आजाद इत्यादि को गिरफ्तार कर लिया। उस समय भारत का वायसराय लिनलिथगो था। जो इस समय गांधी जी और कस्तूरबा गांधी पुणे के आगा खान पैलेस में रखा गया था। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर के किले में अहमदनगर का किला और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, मैं शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं फ़ोन में रिकॉर्ड करती हूँ तो इसमें ज़्यादा जगह नहीं होती लिखने की, इसीलिए। और इसके अलावा एक ऑपरेशन रूबिकॉन, आपने नाम सुना होगा। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कोड वर्ड था जो आगा खान पैलेस में गांधी जी के आमरण अनशन के दौरान यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो उस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा उपयोग किया जाना था। क्रांतिकारी आंदोलनों के संदर्भ में दीक्षांत समारोह के दौरान बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर नजदीक से गोली चलाने वाली महिला क्रांतिकारी कौन थी और वे किस संगठन से जुड़ी हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा बीना दास छात्री संघ। फरवरी 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री लेते समय बीना दास ने गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर गोलियां चलाई। वे छात्री संघ यानी सेमी रेवोल्यूशनरी वुमेन्स बॉडी की सदस्य थे। ये कथन कारण वाला प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कांग्रेस कार्य समिति के गठन पर गांधी जी और उनके समर्थकों के साथ वैचारिक मतभेद के कारण वे स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे थे। इसका उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। 1939 के त्रिपुरी जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसमें सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। पट्टाभी सीतारमैया को हराया था, जिस पर गांधी जी ने कहा था कि सीतारमैया की हार मेरी हार है। सुभाष चंद्र बोस की जीत के बाद भी गांधीवादी बहुमत वाली कांग्रेस कार्य समिति बोस के साथ सहयोग नहीं कर रही थी। इस गतिरोध के कारण अप्रैल 1939 में बोस ने इस्तीफा दिया और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस वर्ष का शेष कार्यकाल के लिए कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। यह तथ्य
परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये PYQ भी है, ये 71st BPSC में ये सवाल आया हुआ है। निम्नलिखित ऐतिहासिक आंदोलन या घटनाओं को उनके घटित होने के सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले है वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम सत्याग्रह का कार्यकाल हो जाएगा 1924-25। केरल में छुआछूत और मंदिरों में प्रवेश के विरुद्ध के टी.के. माधवन द्वारा चलाया गया, जिसमें गांधी जी भी शामिल हुए थे। यहाँ मैं लिख देती हूँ वाइकोम सत्याग्रह के बारे में। केरल में के केलप्पन और टी.के. माधवन द्वारा चलाया गया था। खेरा सत्याग्रह 1918 में। यह गुजरात में फसल नष्ट होने के बाद लगान माफी के लिए गांधी जी और पटेल का आंदोलन था। इसके बाद है व्यक्तिगत सत्याग्रह। यह 1940 में अगस्त प्रस्ताव के विरोध में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह का हो जाएगा 1923। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार को लेकर यह आंदोलन हुआ था। अब इसका उत्तर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। यहाँ व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में देख सकते हैं। यह अक्टूबर 1940 में हुआ था। इसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। तीसरे सत्याग्रही का नाम अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, इसे आप ध्यान में रखें। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। रंपा विद्रोह में हो जाएगा अल्लूरी सीताराम राजू। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था। इस पर हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म भी बनी है, इसलिए यह एक हॉट टॉपिक भी है। आंध्र प्रदेश में। इसके बाद है खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह उड़ीसा में। ओडिशा के आदिवासियों द्वारा मानव बलि प्रथा पर अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध लगाने के विरोध में चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन का हो जाएंगे जतारा भगत। यह ओराव जनजाति द्वारा हुआ था। ओराव जनजाति द्वारा जतारा भगत के नेतृत्व में हुआ था, झारखंड में। अब है संथाल विद्रोह, सिद्धू और कान्हू। भागलपुर के राजमहल की पहाड़ी के बीच सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव के नामक 4 भाइयों के नेतृत्व में। चांद भैरव के नेतृत्व में। इसका उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। 1929 के कुख्यात मेरठ षड्यंत्र के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। इस मुकदमे में ब्रिटिश सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं और कम्युनिस्टों के राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया। बिल्कुल सही है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्टेट ब्रैडली और लेस्टर हटकिंसन भी शामिल थे। राष्ट्रवादी नेताओं जैसे नेहरू, अंसारी और काटजू ने अभियुक्तों के बचाव में अदालत की वकालत की थी। बिल्कुल सही। भारत में बढ़ते हुए साम्यवाद और मजदूर यूनियन के प्रभाव को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यह मुकदमा चलाया था। यह मुकदमा 4.5 साल तक चला और इससे वैश्विक स्तर का ध्यान मिला। मेरठ षड्यंत्र केस के अभियुक्तों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अल्बर्ट आइंस्टीन। ये तो राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पे जो सवाल में दिया जवाहरलाल नेहरू, अंसारू और के.एन. काटजू। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं यहाँ लिख देती हूँ आइंस्टीन, H.G. वेल्स और रोमिया रोला। जैसी हस्तियों ने सहानुभूति व्यक्त की थी और ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी। 1915 में राजा महेंद्र प्रताप
के नेतृत्व में भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी और इसके प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा काबुल, अफगानिस्तान और प्रधानमंत्री बरकतुल्लाह। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान के काबुल में भारत की पहली निर्वासित यानी अस्थायी सरकार बनाई। राजा महेंद्र प्रताप स्वयं इसके राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में कंफ्यूज ना हो, प्रधानमंत्री बरकतुल्लाह हो जाएंगे और राष्ट्रपति स्वयं राजा महेंद्र प्रताप हो जाएंगे और मौलाना बरकतुल्लाह इसके प्रधानमंत्री थे। इस सरकार को उस समय की दो बड़ी शक्ति जर्मनी और रूस ने आधिकारिक मान्यता दी थी। राजा महेंद्र प्रताप ने इसके लिए जर्मनी के कैसर विल्हेम द्वितीय से भी मुलाकात की थी। साइमन कमीशन ने भारत आगमन पर पूरे देश में इसके खिलाफ तीव्र विरोध प्रदर्शन और साइमन गो बैक के नारे लगे थे। कारण हो जाएगा साइमन कमीशन में भारतीय स्वतंत्रता के संबंध में कोई स्पष्ट समय सीमा तय नहीं की गई थी। इसका उत्तर हो जाएगा सी। ए सही है और आर गलत है। आर गलत क्यों है ये भी देख लेते हैं। साइमन कमीशन के विरोध का असली और मुख्य कारण था कि इसके 7 सदस्यीय आयोग में 7 सदस्यीय आयोग में एक भी भारतीय नहीं थी। एक भी भारतीय नहीं थे। इसे श्वेत आयोग भी कहा गया। श्वेत यानी व्हाइट कमीशन। भारतीयों का तर्क था कि भारत के संवैधानिक भविष्य का फैसला करने वाली समिति में कोई भारतीय क्यों नहीं है। साइमन कमीशन का गठन लिख देती हूँ। गठन 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की सुधारों की समीक्षा के लिए के अधिनियम के सुधारों की समीक्षा के लिए गठित की गई थी। दर में जगह नहीं बची थी इसलिए मैं दूसरे पेज में लिख देती हूँ। इसका गठन 10 साल बाद 1929 में होना था, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार ने चुनाव हारने के डर से इसे 1927 में ही गठित कर दिया था। यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे पहुंचा। आपको भले ही प्री के एग्जाम में लगे कि ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है, लेकिन मेंस में यकीन मानिए इन सारी डेट का याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अच्छा है कि आप अभी से ही इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर आपका प्री निकल भी जाता है और आप मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। हमें मेंस की तैयारी पहले से ही करनी चाहिए। बहुत बच्चों को लगता है कि बाद में हो जाता है, लेकिन इतने कम समय में प्री और मेंस के बीच इतना कम समय, लगभग 3 साढ़े 3 महीने का टाइम मिलता है, उसमें पूरे मेंस की तैयारी कर पाना असंभव होता है। इसीलिए अभी से, हालांकि आपको पहले से भी प्रिपेयर करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी से भी आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देना शुरू कर दो ताकि बाद में आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना बने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन चलाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये जरूर मार्क करें कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, सत्य या असत्य। उन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक सामाजिक राजनीतिक संगठन की स्थापना की। बिल्कुल सही। उन्होंने सीमांत गांधी या बाचा खान भी कहा जाता है, ये भी सही है। उनके इस आंदोलन में हिंसक तरीकों का समर्थन किया क्योंकि पठानों की संस्कृति अहिंसक नहीं थी। ये गलत हो जाएगा। उन्होंने पख्तून यानी पश्तो भाषा में नामक पत्रिका निकाली जो बाद में 10 रोज नाम से जानी गई। ये सही है। इसमें कथन सी असत्य है क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खान गांधी जी की अहिंसा के सिद्धांत से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने हिंसक पठानों को पूरी तरह से अहिंसक स्वयंसेवकों में बदल दिया था, जो इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना मानी जाती है। इसी आंदोलन के दौरान जब ब्रिटिश सरकार ने गढ़वाल राइफल्स की टुकड़ी को निहत्थे लाल कुर्ती प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया, तो चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से साफ मना कर दिया। 1905 के बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान रचित प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला के संदर्भ में विचार करें। इस गीत की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल की एकता को प्रदर्शित करने के लिए की थी। ये सही है। आंदोलन के दौरान लोगों ने सड़कों पर चलते हुए एक दूसरे को राखी बांधी और यह गीत गाया। वर्ष 1971 में यह गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना।
इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 सभी सही है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को हिंदू और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बांटने की कोशिश की थी, जिसके विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में टैगोर ने सुझाव दिया कि इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया जाए ताकि हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाया जा सके। रविन्द्रनाथ टैगोर दुनिया के इकलौते ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं 2 अलग-अलग देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का अमार सोनार बंगला। ब्रिटिश अधिकारियों पर हुए निम्नलिखित प्रसिद्ध क्रांतिकारी हमलों को उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करें। मदन लाल ढींगरा, कर्जन वायली की हत्या। कर्जन वायली की हत्या लंदन में 1909 में हुई थी। चापेकर भाइयों द्वारा प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या। इसकी हत्या 1897 में की गई थी। दामोदर और बालकृष्ण चापेकर यानी दोनों भाई ने उन रैंड पर गोली चला दी क्योंकि वो प्लेग जांच के नाम पर महिलाओं से उत्पीड़न कर रहा था। तीसरा है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड पर हमला। मुजफ्फरपुर बम कांड, यह 1908 में घटित हुआ। किंग्सफोर्ड पर बम फेंका गया था लेकिन कैनेडी और उसकी पुत्री मारी गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने इसमें आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई थी। इसके बाद है उधम सिंह द्वारा माइकल ओ डायर की हत्या लंदन में, यह 1940 में घटित हुआ था। लंदन के कैक्सटन हॉल में उधम सिंह द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए माइकल ओ डायर की हत्या कर दी गई। इसका उत्तर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। 1916 में शुरू हुए होम रूल लीग आंदोलन के संदर्भ में कथन सही नहीं है। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम में अपने लीग की स्थापना की, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अपने लीग की शुरुआत की। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टेटमेंट। तिलक की लीग का कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित था। बाकी शेष भारत पर एनी बेसेंट की लीग का अधीन था। ये भी सही। एनी बेसेंट की लीग संगठनात्मक रूप से तिलक की लीग से अधिक ढीली थी, लेकिन इनके सदस्यों की संख्या तिलक की लीग से अधिक थी। मराठा और केसरी पत्रिकाओं के माध्यम से एनी बेसेंट ने आंदोलन का प्रचार किया। नहीं, ये गलत लिखा है। मराठा जो कि अंग्रेजी में केसरी, जो कि मराठी में, ये कंफ्यूजिंग है काफी, इसलिए आप इसे ध्यान में रखें। मराठी में बाल गंगाधर तिलक, यहाँ एनी बेसेंट नहीं, बाल गंगाधर तिलक ने आंदोलन का प्रचार किया था अपने दोनों अखबारों के माध्यम से। एनी बेसेंट ने अपने आंदोलन का प्रचार अपने 2 अखबार न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, यहाँ मैं लिख देती हूँ, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, स्पेलिंग हो जाएगा कॉमनवेल्थ के माध्यम से किया था। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि एनी बेसेंट की जो लीग थी उसके पहले सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। हालांकि यहाँ जगह नहीं है, तो आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। पहले सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। इस आंदोलन की लोकप्रियता से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने जब 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया तो इसके विरोध में सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी ब्रिटिश उपाधि नाइटहुड लौटा दिया था। महात्मा गांधी के ऐतिहासिक दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में यह समाप्त हुआ। ये बिल्कुल सही है। इस यात्रा में गांधी जी के साथ कुल 78 चुने हुए स्वयंसेवक शामिल थे, जिनमें वेब मिलर नामक अमेरिकी पत्रकार भी शामिल था। ये गलत हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा और मुसोलिनी की रोम मार्च से की थी। ये सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3। 2 गलत क्यों है इसे देख लेते हैं। क्योंकि गांधी जी के साथ जो उनके 78 स्वयंसेवक गए थे वो केवल भारतीय थे और वेब मिलर अमेरिकी था, इसलिए ये गलत हो जाएगा, केवल भारतीय। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर इस यात्रा के दौरान गांधी जी के साथ साबरमती में नहीं था, बल्कि वह बाद में धरसना नामक कारखाने पर हुए बर्बर लाठीचार्ज के रिपोर्टिंग के समय मौजूद था। धरसना
लाठीचार्ज के समय बेवमिलर गांधी जी के साथ था। दांडी मार्च की कुल दूरी लगभग, यहाँ मैं लिख देती हूँ, दूरी लगभग 241 मील यानी 385 किलोमीटर, जिसे 24 दिनों में पूरा किया गया। 24 डेज में पूरा किया था। इस आंदोलन को दक्षिण भारत में सी राजगोपालाचारी ने त्रिचिनोपोली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा निकालकर आगे बढ़ाया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन को गति देने के लिए एक गुप्त कांग्रेस रेडियो का संचालन करने वाले मुख्य व्यक्तियों में कौन शामिल थे? इसका उत्तर हो जाएगा उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया। भारत छोड़ो आंदोलन की एक मुख्य विशेषता गुप्त या भूमिगत गतिविधियां थी। उषा मेहता ने बॉम्बे में गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की थी। बॉम्बे में, जिसे प्रसारित करने का काम वॉइस ऑन रेडियो नियमित रूप से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया करते थे। नवंबर 1942 में पुलिस ने इसे खोज निकाला और जब्त कर लिया। इसी आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण, रामनंदन मिश्रा और योगेंद्र शुक्ल दिवाली की रात हजारीबाग सेंट्रल की दीवार फांद कर भाग गए और उन्होंने नेपाल में आजाद दस्ता नामक गुरिल्ला संगठन बनाया, जो युवाओं को तोड़फोड़ और हथियारों का प्रशिक्षण देता था। जयप्रकाश नारायण, रामनंदन मिश्रा और तीसरा हो जाएगा योगेंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते। महात्मा गांधी द्वारा भारत में किए गए शुरुआती प्रयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस आंदोलन में उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया? इसका उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918। इसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की, भारत में भूख हड़ताल की थी। भारत में पहली बार। यह विवाद मिल मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं लिख देती हूँ ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको दिमाग में एक क्लिक हो कि इन चीज़ों के बारे में भी ध्यान देना है। मिल मालिक इसे खत्म करना चाहते थे, जबकि मजदूर प्रथम विश्व युद्ध की महंगाई के कारण 35% भत्ते की मांग कर रहे थे। गांधी जी के अनशन के बाद मालिक 35% बोनस देने पर सहमत हो गए थे। इसके अलावा गांधी जी ने भारत में पहली बार किस आंदोलन में किस चीज का प्रयोग किया था उसे देख लेते हैं। पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग, सविनय अवज्ञा का प्रयोग चंपारण सत्याग्रह में। उसके बाद असहयोग आंदोलन, असहयोग का प्रयोग खेरा सत्याग्रह में। यानी गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन था कौन सा? तो खेरा। अहमदाबाद में मिल मालिकों के नेतृत्वकर्ता अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन ने गांधी जी का इसमें साथ दिया था। और ऊपर तो हमने देखा है कि अहमदाबाद में मिल हड़ताल में भूख हड़ताल लिख देती हूँ ऐसे में, भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। इसके अलावा सत्याग्रह में लिख सकते हैं चंपारण सत्याग्रह पहली बार प्रयोग किया था। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में स्थापित गदर पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना द्वारा की गई थी। इसमें सोहन सिंह भाकना इसके पहले अध्यक्ष बने थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाकना। ये सही हो जाएगा। इस पार्टी ने गदर नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला, जिसका पहला अंक गुरुमुखी लिपि में प्रकाशित हुआ था। ये हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ गुरुमुखी लिपि लिखा है। यह अखबार पहली बार उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था, ना कि गुरुमुखी लिपि में, उर्दू भाषा में। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय सैनिकों में विद्रोह की भावना पैदा कर भारत को ब्रिटिश दासता से मुक्त कराना था। इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3। यह पहली बार उर्दू में हुआ, ना कि गुरुमुखी में। इसके बाद यह अंग्रेजी, पंजाबी यानी गुरुमुखी, हिंदी, गुजराती में भी छपने लगा था। गदर आंदोलन को गति देने में 1914 की कामागाटा मारू घटना ने आग में घी का काम किया था।
कामागाटोमारू एक जापानी समुद्री जहाज था जिसे बाबा गुरुदत्त सिंह ने पंजाब के सिखों को कनाडा ले जाने के लिए किराए पर लिया था, लेकिन कनाडाई सरकार ने उन्हें उतरने नहीं दिया और वापस कलकत्ता के बजबज बंदरगाह भेज दिया जहां पुलिस से झड़प में कई यात्री मारे गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज के गठन और गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आईएनए की स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। ये बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस ने अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में आरजी हुकूमत ए आजाद हिंद यानी अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की। बिल्कुल। आईएनए के प्रसिद्ध लाल किले मुकदमे में अभियुक्तों के बचाव दल का नेतृत्व भूला भाई देसाई ने किया था। ये भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा सभी सही है। इसके व्याख्या देख लेते हैं। आजाद हिंद फौज के सैनिकों यानी कर्नल प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और जनरल शाहनवाज खान पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। पूरे देश ने इस मुकदमे का विरोध किया और नारा लगाया, लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। लिख देती हूँ नारा इसके दौरान लगा था, लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। कांग्रेस ने इसके बचाव के लिए आजाद हिंद फौज रक्षा समिति बनाई जिसके मुख्य वकील भूला भाई देसाई थे। यहाँ लिखा है। उनके सहयोगी में तेज बहादुर शफरुद्दीन काटजू, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। हालांकि यहाँ जगह नहीं है, आप इसे अपने नोट्स में लिख सकते हो। अतः जनता के दबाव में वायसराय लॉर्ड बेवेल ने अपने विशेष शक्ति का उपयोग कर इनकी फांसी को सजा को माफ कर दिया। सजा माफ बेवेल ने किया था। आगे बढ़ते हैं। 1919 से 1922 के दौरान भारत में चले खिलाफत आंदोलन के मुख्य कारण क्या था और गांधी जी ने इसका समर्थन क्यों किया? पहला है ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट पास करना। गांधी जी मुस्लिम युवाओं को क्रांतिकारी होने से रोकना चाहते थे। नहीं, ये गलत है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन द्वारा तुर्की के सुल्तान के साम्राज्य का विघटन करना। गांधी जी को इस हिंदू मुस्लिम एकता को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहे थे। ये ही सही हो जाएगा उत्तर हमारा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद ब्रिटेन के तुर्की साम्राज्य को छिन्न भिन्न करने और खलीफा जो उस समय दुनिया भर के मुसलमानों के धार्मिक गुरु होते थे, उनके पद को कमजोर करने का फैसला किया। इसके विरोध में भारत के अली भाई शौकत अली और मोहम्मद अली ने मौलाना आजाद और हकीम अजमल खान ने खिलाफत कमेटी बनाई। इसके अलावा मौलाना आजाद और हकीम अजमल खान ने एक कमेटी बनाई। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों के एक मंच पर लाने के लिए इसका पूर्ण समर्थन किया था। नवंबर 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया। गांधी जी को चुना गया। उन्होंने देखा कि हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। बाद में जब तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में सरकार बनी तो उन्होंने 1924 में खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया, जिससे यह आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। यहाँ मैं लिख देती हूँ, खलीफा का पद समाप्त हुआ 1924 में। खलीफा पद समाप्त। फरवरी 1946 में बॉम्बे में हुए ऐतिहासिक शाही नौसेना विद्रोह की शुरुआत किस जहाज के रेटिंग्स द्वारा खराब भोजन और नस्लीय भेदभाव के विरोध में की गई? इसका उत्तर हो जाएगा HMIS तलवार। 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार नामक सिग्नल ट्रेनिंग जहाज के नाविकों ने हड़ताल कर दी। उन्होंने जहाज की दीवारों पर अंग्रेजों भारत छोड़ो और जय हिंद लिख दिया। यह विद्रोह तेजी से अन्य जहाजों और तटों तक फैल गया, जिसमें लगभग 20,000 नाविक शामिल हो गए थे। 20,000 नाविक शामिल हो गए थे। इस विद्रोहियों ने अपने जहाजों पर 3 झंडे एक साथ फहराए थे।
3 झंडे कौन कौन से थे? एक कांग्रेस का तिरंगा, इसके अलावा लीग का हरा झंडा और कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा, जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनता रहा। अंततः सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के संयुक्त दबाव और आश्वासन के बाद 23 फरवरी 1946 को नौसैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करते हुए उन्होंने कहा, 23 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण करते वक्त उन्होंने कहा, हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। हो गया। और इसमें एक फैक्ट रह गया जो मैं यहाँ लिख देती हूँ, किसके सहयोग से यह हुआ था? तो नेहरू और जिन्ना के सहयोग से नाविकों ने आत्मसमर्पण किया और ये मामला 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंकने की योजना का मुख्य सूत्रधार कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा रास बिहारी बोस। इसे दिल्ली षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस या हार्डिंग बम कांड कहा जाता है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर होने के उत्सव पर यह हमला हुआ था। इसका परिणाम हुआ कि हार्डिंग बच गया, रास बिहारी बोस पुलिस को चकवा देकर जापान भाग गए, जबकि अवध बिहारी बाल मुकुंद और बसंत कुमार को फांसी दे दी गई थी। जापान भाग गए। महात्मा गांधी ने किस घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को पूरी तरह वापस ले लिया? इसका उत्तर हो जाएगा चौरी चौरा कांड। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश को उग्र भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी, जिसमें से 22 पुलिसकर्मी मारे गए। उस समय गांधी जी बारडोली में थे। उन्होंने बारडोली में कांग्रेस की बैठक बुलाकर आंदोलन स्थगित किया। गांधी जी ने इसे अपनी हिमालय जैसी भूल कही। हिमालय जैसी भूल। उन्नीस सौ 24 के कानपुर बेल्शेविक षड्यंत्र केस के संदर्भ पर विचार करें। यह मुकदमा भारत में बढ़ रही कम्युनिस्ट गतिविधियों को रोकने के लिए चलाया गया था। एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद और श्रीपाद अमृत डांगे पर ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा चलाया। दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे हमारे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कानपुर बेल्शेविक षड्यंत्र कांड का मुख्य उद्देश्य रूस की क्रांति से प्रेरित होकर भारत में जो युवा ब्रिटिश शासन को उखाड़ना चाहते थे, उन्हें जेल में डालना इसका उद्देश्य था। युवाओं को जेल में डालना। इसके बाद ही 26 दिसंबर 1925 को सत्यभक्त ने कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना की थी। सीपीआई की औपचारिक स्थापना। नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए पूर्ण स्वराज की जगह डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। बिल्कुल सही। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस डोमिनियन स्टेटस की इस मांग से पूरी तरह संतुष्ट थे? नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए सही है, आर गलत है। हालांकि नेहरू रिपोर्ट बनाया था मोतीलाल नेहरू लेती हूँ, मोतीलाल नेहरू ने इसे बनाया था और उन्होंने इसमें डोमिनियन स्टेटस मांगा था, परंतु युवा नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस उनसे नाराज थे इस बात को लेकर। इन दोनों ने मिलकर 1928 में ही इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना कर डाली थी।
पंजाब में शुरू हुआ कौन सा आंदोलन पहले एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, लेकिन बाद में अंग्रेजों को हटाने के लिए एक राजनीतिक आंदोलन में बदल गया? इसका उत्तर हो जाएगा कूका आंदोलन। कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा पंजाब में शुरू किया गया था। बाद में बाबा राम सिंह कूका के नेतृत्व में यह राजनीतिक हुआ। इन्होंने अंग्रेजों के कपड़े, डाक सेवा और स्कूलों का बहिष्कार किया। गांधी जी के जीवन से जुड़े निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। चंपारण सत्याग्रह 1917, बिहार में तिनकटिया पद्धति के खिलाफ। असहयोग आंदोलन 1920 में जालियांवाला बाग और खिलाफत के विरोध में। दांडी मार्च, यह 1930 में सविनय अवज्ञा की शुरुआत हुई। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इसमें इन्होंने करो या मारो मरो का नारा दिया था। इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी ट्रेन एक्शन के तहत निम्नलिखित में से किसे फांसी नहीं दी गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन के सरकारी खजाना को लूटा था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई थी। पलस में राजेंद्र लाहिड़ी, इन्हें फांसी दी गई थी। जबकि चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में स्वयं को गोली मार ली थी, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। अतः इन्हें फांसी की सजा नहीं दी गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस पूर्वोत्तर राज्य में 13 वर्षीय नागा महिला रानी गॉर्डन लीव ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जिया तरंग आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर और नागा क्षेत्र में आंदोलन, अंग्रेजों को टैक्स न देने के कारण यह आंदोलन चला गया था। रानी गॉर्डनले को गिरफ्तार कर आजीवन कारावास दिया गया। आजादी के बाद ही जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी थी और उसके बाद ही वो जेल से छूट पाई थी। नेहरू ने दिया था। 1907 के सूरत विभाजन में कांग्रेस 2 भाग, नरम दल और गरम दल, में बट गई थी। इस ऐतिहासिक सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा रास बिहारी घोष। गरम दल वाले लाला लाजपत राय या तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन नरम दल ने रास बिहारी घोष को बना दिया और सूरत विभाजन में दोनों दल बट गई। उसके बाद 1916 के लखनऊ अधिवेशन में के अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। इसमें फिर से दोनों एक हो गए थे, दोनों दल। 1936 में लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष और पहले महासचिव कौन चुने गए थे? यहाँ मैं हाईलाइट कर देती हूँ, पहले अध्यक्ष और पहले महासचिव। इसके उत्तर हो जाएंगे स्वामी सहजानंद और एनजी रंगा। यह भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये एक PYQ भी आप इसे मान सकते हो। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो बिहार के प्रसिद्ध किसान नेता थे, और महासचिव एनजी रंगा, जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। यह भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का किसान संगठन था। पहला राष्ट्रीय स्तर का किसान संगठन था जिसने जमींदारी उन्मूलन की मांग की थी। मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया, जिसके बाद पूरे देश में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए?
इसका उत्तर हो जाएगा 16 अगस्त 1946, यानी कि पाकिस्तान के आज़ाद होने से जस्ट 1 साल पहले। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत पाकिस्तान की मांग सीधे तौर पर न माने जाने के कारण जिन्ना ने यह कदम उठाया। इसे द ग्रेट कलकत्ता इसे द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स भी कहा जाता है। उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए किसे याद किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, अरुणा आशफ अली। अरुणा आशफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। इसके अलावा ऑप्शन में भीखाजी कामा है। इन्हें भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता की जननी। इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में विदेशी धरती पर पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया था। 1942 में भारत आए क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को किसने एक टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक यानी अपोस्ट डेटेड चेक कहा था? इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्रिप्स मिशन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही थी, जिसे कांग्रेस और गांधी जी ने पुरानी मानकर ठुकरा दिया था। गांधी जी ने इसे कहा कि यह एक टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक है। इसी में नेहरू ने एक और सेंटेंस जोड़ा जिसका बैंक डूबने वाला है। गांधी जी ने अप्रैल 1919 में किस कानून के विरोध में अखिल भारतीय सत्याग्रह शुरू किया, जिसे जनता ने बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा था? इसका उत्तर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। सरकार किसी भी भारतीयों को रॉलेट एक्ट के कानून के अकॉर्डिंग बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष तक जेल में रख सकती थी। इसी कानून के विरोध में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल गिरफ्तार हुए, जिनकी रिहाई के लिए जालियांवाला बाग में सभा बुलाई गई थी, जिसपे जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवा दी थी। सभा कहाँ? जालियांवाला बाग में। इस घटना से आप जालियांवाला बाग की पूरी मेमोरी को रिवाइज कर सकते हो। यह भी कथन कारण वाला है। 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी ब्रिटिश उपाधि नाइटहुड वापस कर दी थी। सही है। वायसराय की कार्यकारी परिषद के भारतीय सदस्य शंकरन नायर ने भी इसके विरोध में इस्तीफा दिया था। इसका उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता ये, क्योंकि दोनों कथन अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन शंकरन नायर का इस्तीफा टैगोर की उपाधि त्यागने का कारण नहीं था। दोनों ने अपने स्वतंत्र विरोध दर्ज कराए थे। जालियांवाला बाग के बारे में देखते। जनरल डायर ने अमृतसर के जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी। 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी की जान बचाने वाली बतख मियां का संबंध बिहार के किस जिले से था, जिन्होंने नील बगान मालिकों को जहर देने की साजिश को नाकाम किया? यह भी एक इम्पोर्टेंट PYQ है। इसका उत्तर हो जाएगा पूर्वी चंपारण। नील बगान मालिक इरविन ने गांधी जी को दूध में जहर देकर मारने की कोशिश की थी। जहर देने का षड्यंत्र किसने किया था? नील बगान मालिक का नाम उस समय इरविन था, जो उस समय नील बगान मालिक थे। उन्होंने जहर देकर मारने का नील बगान मालिक इरविन, ये वो इरविन नहीं है, ये दूसरे इरविन। उस समय गांधी जी के रसोइया थे बतख मियां। इन्होंने गांधी जी को इसकी जानकारी दी थी। गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद को इसकी जानकारी दी थी। इस आंदोलन के बाद सरकार ने 25% हिस्सा किसानों को वापस करने का
निर्णय लिया। लगान का 25% हिस्सा किसानों को वापस करने का फैसला लिया। 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल ने गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद मामले को जिस औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंपा गया उसके अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा आनंद शंकर ध्रुव। विवाद सुलझाने के लिए 3 सदस्यीय ट्रिब्यूनल बनाया गया था जिसके अध्यक्ष बॉम्बे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आनंद शंकर ध्रुव थे। न्यायाधिकरण ने गांधी जी की बात को सही माना और मिल मालिकों को 35% बोनस देने की कानूनी आदेश जारी किया। 1918 के खेरा सत्याग्रह का मुख्य कानूनी आधार क्या था, जिसके तहत गांधी जी और गुजरात सभा ने किसानों को लगान न देने के लिए संगठित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा बी, राजस्व संहिता का नियम 104। राजस्व संहिता यानी रेवेन्यू कोड के अनुसार यदि कुल सामान्य उत्पादन का केवल 25% या उससे कम उत्पादन हो तो लगान पूरी तरह माफ होना चाहिए। इसका परिणाम हुआ कि गांधी जी के आंदोलन के बाद सरकार ने गुप्त आदेश जारी किया कि लगान केवल उन्हीं किसानों से वसूला जाएगा जो इसे देने में सक्षम होंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेजी शिक्षा के बहिष्कार के तहत स्थापित निम्नलिखित राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों में से किसकी स्थापना इस आंदोलन के दौरान नहीं हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। बाकी जो 3 है ऑप्शन में काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये इसकी स्थापना विशेष रूप से 1920-21 में असहयोग आंदोलन के समर्थन में ही हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों के बहिष्कार को सफल बनाने के लिए किस शहर में व्यापारियों ने विदेशी कपड़ों के आयात के लिए बीमा और ऋण देने से पूरी तरह से इनकार कर दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा बम्बई। बम्बई में कपड़ा व्यापारियों और बॉम्बे मर्चेंट चैम्बर ने विदेशी मिलों को ऑर्डर देना बंद कर दिया था। इसका असर हुआ कि आंदोलन से पहले कुछ महीनों में ही ब्रिटेन से आने वाले सूती कपड़ों के आयात में लगभग 50% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई थी। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा प्रश्न था जो इसमें आ नहीं रहा था इस पीपीटी में, इसलिए मैंने फूट को इस तरफ लिख दिया है। यह मिलाने वाला है। इसमें पहला है मालाबार तट केरल, इसके हो जाएंगे के लप्पन। यहाँ मिलाने की तो जगह नहीं है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगी। इन्होंने काली कट के पय्यानूर तक नमक यात्रा की, इसे केरल का गांधी कहते हैं। के लप्पन को केरल का गांधी। उसके बाद है धरसाना गुजरात, ये हो जाएगा सरोजनी नायडू और इमाम साहब। यहाँ सरोजनी नायडू, मानिक लाल और इमाम साहब ने अहिंसक धावे का नेतृत्व किया था। तंजौर तक इससे सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। इन्होंने त्रिचिनोपोलो में वेदारण्यम तक यात्रा की थी। इसका उत्तर हो जाएगा 2, 1, 3। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में समानांतर सरकारें बनी। इनमें से कौन सी सरकारें सबसे लंबे समय तक अस्तित्व में रही? इसका उत्तर हो जाएगा 17 के प्रति सरकार। यहाँ वाई बी चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में बनी सरकार 1943 से 1945 तक के अंत तक, यानी लगभग 2 वर्ष तक सबसे लंबे समय तक चली। इसके अलावा ऑप्शन में बलिया के सरकार चीतू पांडे लिखा हुआ, यह पहली समानांतर सरकार थी। पहली समानांतर सरकार थी जो चीतू पांडे के नेतृत्व में केवल कुछ ही दिनों तक चल सकी थी। यह पहली समानांतर सरकार थी, जबकि 17 की सरकार सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। आगे बढ़ते हैं। 1928 के
1928 में आई किस ब्रिटिश रिपोर्ट ने सिफारिश की थी कि भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन तुरंत किया जाना चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा ली आयोग। ये हमने पिछली वीडियो में भी ये सवाल को देखा था। सिविल सेवा में सुधार के लिए गठित हुआ था। इसी की सिफारिश पर 1926 में भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का 1926 में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन यानी कि लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। बटलर कमेटी ऑप्शन समिति ऑप्शन में है। इसका संबंध ब्रिटिश सरकार और भारतीय देशी रियासतों के बीच संबंध है। ब्रिटिश सरकार और देशी रियासत के बीच संबंधों को सुधार करने के लिए बनाया गया था। किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और वहां प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी? यह हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इसे लागू कब किया गया था। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, जबकि 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर केंद्र में लागू कर दिया गया और प्रांतों को स्वतंत्र अधिकार दिए गए। इसी के आधार पर 1937 में चुनाव हुए थे। हमारा 50वां सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा गठित गैर सरकारी तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। इसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। सदस्यों में यहाँ लिखा ही हुआ है, ये सभी सदस्य थे, जबकि अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। ब्रिटिश सरकार ने इसके लिए हंटर आयोग ब्रिटिश सरकार इसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया, जिसमें 3 भारतीय सदस्य चमनलाल सीतलवार, यानी मैं लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में सीतलवार, सी फॉर चमनलाल सीतलवार, साहिबजादा सुल्तान अहमद। गाइस यहाँ जगह नहीं है इसलिए मुझे ऐसा लिखना पड़ रहा है। जगत नारायण इसमें शामिल थे। हालांकि हंटर आयोग ने बहुत हद तक कोशिश की कि किसी भी तरह से जालियांवाला बाग हत्याकांड को सही साबित किया जा सके, परंतु ऐसा हो नहीं सका। गाइज आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ऑलरेडी वीडियो 1 घंटे से ऊपर की बन चुकी है और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम इसकी एक और पार्ट में वीडियो बना लेंगे, जिसमें हम बाकी के 50 से ज़्यादा आई थिंक 52-53 सवाल है जो उसमें कवर कर लेंगे, ताकि वो भी वीडियो हमारी डिटेल में बन सके। अगर मैं अभी बनाऊंगी तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना रखने की कोशिश में हमारे जो फैक्ट्स है वो छूट जा सकते हैं और आप लोगों को भी एक बार में इतना लंबा वीडियो देखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा अच्छा करने की। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट में आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको इस वीडियो की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी और मेरे चैनल के बायो में भी मिल जाएगा। तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।